Hello everyone, welcome to Momentum IS, Visleshan Short Session Concrete Analysis, a platform that relays you with clarification and application. And in this session, we are going to start with judicial infrastructure. Now, considering कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे हमने अगर देखा जाए तो उससे हमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने अपना जो सबसे फर्स्ट सेशन किया था पेंडेंसी ऑफ केसेस, जहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की थी, दैट इज VPI, वैकेंसी, पेंडेंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है जो इन सारी चीज़ों को, जैसे हमने पेंडेंसी के बारे में बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अगेन वन ऑफ द की पिलर है जो आज के डेट में एक जुडिशरी को हॉल्ट पे लाता है या एक प्रोलॉन्ग जुडिशियल केसेस एक लंबे टाइम तक चलते रहते हैं. तो ऐसा क्यों है कि ये जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना प्रॉब्लम्स है? क्या ऐसे प्रपोजल्स रखे गए हैं या कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे इन चीज़ों पे बात हुई है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए, रिवैम्प करना चाहिए? क्या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाई हैं रिसेंट टाइम से? इन सारी चीज़ों पे हम इस सेशन पे बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. नाउ इफ यू सी दिस इमेज itself tells a really big story. Why it's a big story? Because अगर हम एज अ रेफरेंस देना चाहें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, तो उनके हम दो लाइंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर अपने मेंस के आंसर में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड में हमें देना है या एसेस में कहीं पे भी देना है. वन इज हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट ऑफ जुडिशरी एंड सेकेंड, मतलब हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट की फ्रॉम टाइम टू टाइम, आज से नहीं, स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जुडिशरी में कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंस एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रेजेंट किया है. सेकेंड थिंग इज दैट कि गुड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोर्ट्स इन इंडिया या फिर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोर्ट्स इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन आफ्टर थॉट. रिमेंबर द टर्म आफ्टर थॉट ही हैज़ यूज्ड. यू मे से कि इट्स अ पार्ट ऑफ यूटोपियन वर्ल्ड, एक इमेजिनरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम अच्छे कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, वो भी इंडिया में. वाई इज़ दैट सो? ऐसा क्यों है? अगर ओवरऑल वे में देखा जाए तो हमने एक चीज़ पाया है कि इन बिटवीन 2011 टू 12 से लेकर 2015 टू 16 तक अगर GDP के उसके टर्म्स में देखें तो जुडिशरी में एक तरह से 0.08% मिल रहा है, या फिर अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो 0.08% ऑफ GDP ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जुडिशरी या एक तरह से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखा जाए तो. नाउ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस चीज़ को, तो उसके बाद देखा गया कि 13th एंड 14th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट भी पाया गया. बट फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों है? अगर हम देखें फाइनेंसिंग, अगर कहें तो फाइनेंसिंग से वजह से प्रॉब्लम है या क्या है, तो हम एक ओवरऑल वे में पहले इस चीज़ को समझते हैं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें क्या क्या आती हैं जो प्रेजेंट करती है कि हाँ दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी कवर्ड. तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए या प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसके टर्म्स में, तो एक आपको मिलेगा डायलेपिडेटेड बिल्डिंग्स. कोर्ट रूम्स की बात करें या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ओवरऑल वे में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. देन वेटिंग रूम्स, मतलब अगर जजेस को कहीं वेट करना है या नॉर्मल पब्लिक के लिए वेटिंग रूम्स क्या ऐसा कुछ है. देन ओवर क्राउडेड, रिमेंबर द टर्म ओवर क्राउडेड आई हैव यूज्ड, overcrowded courtrooms.
वॉशरूम से रिलेटेड फैसिलिटी, कंसिडरिंग अगर आप इस इमेज को ही देखें कि इसमें एक फीमेल वॉशरूम की तरफ जाने की कोशिश करें एंड इट इज़ बिन रिटन आउट ऑफ यूज़, एंड ऐसा है भी। ऑलमोस्ट 11 to 12% ऐसी कोर्ट्स हैं जहाँ पे फीमेल टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड नहीं है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बहुत ही ग्रूसम फैक्ट आप कह सकते हैं, डायर मतलब सिचुएशन दिखा रहा है जो भी है, बट इट इज़ अ ट्रुथ इन इंडिया ना। इनफैक्ट ऐसा भी चीज़ होता है कि अगर हम डायलेपिलेटेड बिल्डिंग्स की बात करें तो उसमें भी हमें ये मिलता है कि ऑलमोस्ट अराउंड 600 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस या कोर्ट रूम्स ऐसे हैं जो रेंटेड हैं, मतलब गवर्नमेंट या जुडिशरी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए, कि अगर कोर्ट केसेस को स्मूथली रन करना है। 600 कोर्ट रूम्स, that too rented, it's not a part of a joke. It's not really a part of a joke. In addition to this, digital infrastructure. Now, अगर मैं स्टार्टिंग के 4 के बारे में बात करूं तो मैंने इसका यूज़ क्यों बोला इन 4 का, बिकॉज एक आर्टिकल है रेशमा शेखर एंड श्रेया त्रिपाठी का, जिन्होंने इन चारों का नाम मेनली लिया है। 5th वन वॉज मेनली यूज बाय निरंजन साहू। नाउ यू शुड जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है एज अ सब, मतलब जिनका ऑप्शनल है, उनको दे शुड रीड, देयर वाज वन फेमस आर्टिकल केम ऑन डेमोक्रेसी रिटन बाय निरंजन साहू, एंड वन शुड रीड इट। बहुत ही अच्छा अपने आप में आर्टिकल है, बहुत अलग अलग डायमेंशंस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आपको पता चलेंगे रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में है, मतलब इंक्लूडिंग सैमुअल हंटिंगटन एंड अलग अलग जो भी चीज़ों के सबके एंगल्स को लेकर उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, तो वन शुड रीड इट। सो कमिंग बैक टू दिस, रेशमा शेखर एंड श्रेया त्रिपाठी, नाउ दोज हु हैव PSR एज अ ऑप्शनल, दे कैन राइट इट कि इन 2 का नाम भी लेके स्पेसिफिकली, ताकि वो एक लेजिटिमेसी उस कंटेंट में प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विच आई कोटेड कि निरंजन साहू ने बताया। नाउ ऐसा क्या है इन सब में? पहली बात तो अगर वॉशरूम्स को देखा जाए तो देयर आर 40% कोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर फंक्शनल वॉशरूम्स हैं। 11% की तो मैंने ऐसी बात करी कि जहाँ पे तो फीमेल फैसिलिटीज़ के लिए वॉशरूम ही नहीं है, और यहाँ ऑपरेशनल की बात हो रही, मतलब है लेकिन यूज़ में नहीं है, दैट इज़ द थिंग। एंड 11% ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल टॉयलेट फैसिलिटी ही नहीं है। इन टर्म्स ऑफ वेटिंग रूम्स, 54% ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया हैव ओनली वेटिंग रूम्स, मतलब आप ऑलमोस्ट हाफ द कोर्ट्स इन इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपको वेटिंग रूम मिलेगा ही नहीं, मतलब ओवर क्राउडेड और ये चीज़ दोनों कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंटरलिंक्ड मिलेगा। सो इसके ऊपर किया क्या गया, कैसे किया गया, किस तरह से किया गया, क्या क्या हो रहा है, इन पे भी बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। नाउ प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? निरंजन साहू ना अगेन जो पॉलिटी जिनका पेपर होगा एज अ GS पेपर 2 मेंस में, उनको इस डायरेक्ट स्कॉलर्स की लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन PSR वाले इसको अगर लिखेंगे तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, इट विल बी अ वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द स्कॉलर व्यू। बट मैं नॉर्मली अभी बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो GS पेपर वाले भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। हाँ, बस PSR वालों के लिए होगा कि दे हैव टू राइट दिस नेम एज वेल। सो निरंजन साहू एंड जिब्रन खान, इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ किस तरह से हो रही है या क्या है। इन्होंने सबसे पहले एक पकड़ा कोविड-19 को, और उन्होंने बताया कि पहली चीज यहीं से उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो पेंडेंसी ऑफ केसेस किस तरह से कोरिलेटेड है। वो इस तरह से हुआ कि कोविड-19 जब आया, इट हैज़ बीन फाउंड कि ऑलमोस्ट 19.9% ऑफ कोर्ट केसेस में पेंडेंसी इंक्रीज हुई, जो कि हमने लास्ट टू लास्ट सेशन पहले भी बात करी है कि ऑलमोस्ट
जो जब पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात कर रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था कि 20% ऑफ केसेस तो ऐसे इंक्रीज हुए जो कि 2019 से लेके दिसंबर 2019 से लेके ऑलमोस्ट मार्च एंड अप्रैल 22 तक की बात की गई है। तो उसमें ये हुआ कि आप जुडिशियल फैसिलिटीज़ एक्सेस नहीं कर सकते फिजिकली जाकर। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? तो उसके बाद ये हुआ कि वर्चुअल मोड में जाना पड़ा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब उस पर गए तो हमें ये मिला कि सारे कोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं हो पाए, ओनली 1/3 ही ऑपरेशनल हो पाए। क्यों? क्योंकि 1/3 में ही उस हाइब्रिड फैसिलिटी को अडॉप्ट कर पाया गया। हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब कुछ जगह पे ऐसा ये था कि जज के जहाँ पे डायस जहाँ पे बैठे हुए वहाँ पे कैमरा लगाना मुश्किल था, या कुछ भी चीज़ें थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी ऑपरेट करना मुश्किल हो गया। तो उससे ये इट वाज फाउंड दैट कि इनफैक्ट कोविड-19 एज अ पैंडेमिक क्रिएटेड और शो केस की जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल लेवल पे अगर देखा जाए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने और थोड़ा एक्सेस किया और थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट किया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सो प्रॉब्लम वाज दैट कि समवेयर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही थी 1993-1994 से रिगार्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को रिवैम्प करने के लिए। तो वहाँ पे एक चीज़ देखा गया कि ओरिजिनली इट वाज समवेयर लाइक 50-50 का रेशियो रखा गया था कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जितना 50 जितना देगी 50 स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा ना। समवेयर अराउंड यूपीए गवर्नमेंट जब रही तो इसको 75:25 किया गया, एंड देन करेंट गवर्नमेंट ने इसे फिर कम करके 60:40 में लाया। हाउएवर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 3 जो हिमालयन स्टेट जो मतलब नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट्स हैं इनका 90:10 ही रखा गया, जो नॉर्मल एक प्रोविजंस रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या पाया? सबसे चीज़ बड़ी प्रॉब्लम ये थी जो इन्होंने बताया कि इरेटिक फाइनेंसिंग। नाउ हाउ इज दिस इरेटिक फाइनेंसिंग हैपनिंग? प्रॉब्लम क्या था कि जैसे मैंने कहा कि ये 1993 94 से स्टार्ट हुआ, बट जब ये स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जो दिया जा रहा था ऑन एन एवरेज 93-94 से लेकर 96 तक ये देखा गया कि 180 करोड़ ही प्रोवाइड किया गया। इसको देन यूपीए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एकदम से एक नज दिया एंड ऑलमोस्ट इसे 500-600 करोड़ एंड ईयर तक लेकर आए। एंड फाइनली जब अभी 2018-19 के बारे में बात करें उधर तब तक ये 9000 करोड़ के आसपास आ चुका था। तो निरंजन साहू ने कहा कि जिब्रान खान ने कहा कि ये फाइनेंसिंग जो है एकदम से ये कभी इंक्रीज होती है, एंड ऐसा भी हुआ है कि रिसेंट टाइम से इसको बीच में डिक्रीज भी किया गया जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फंडिंग फैसिलिटी चल रही है। तो इंक्रीज करके डिक्रीज करना ये अपने आप में उस इरेटिक फाइनेंसिंग को उन्होंने प्रेजेंट किया। सेकेंडली, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। एज दे से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से भी ये प्रॉब्लम थी। वाई? क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि ये जो रेशियो सेंटर का था, सेंटर अपना रेशियो तो प्रोवाइड करके भेज रहा था, बट स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कमिटमेंट था यहाँ पे वो पिछले कुछ सालों में दे हैव नॉट बीन एबल टू कमिट दैट देयर पार्ट और देयर कंपोनेंट जो उन्हें करना था इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। तो इससे प्रॉब्लम क्या आई कि जब आपने कोई डेवलपमेंट स्कीम चल रहा है, फाइनेंसिंग चल रही है, तो अगर आप खर्चा ही नहीं कर पा रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास वो पैसा गया लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने साइड वाला तो पैसा दिया ही नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो यूज़ में ही नहीं लाया गया एंड लाइक दैट कि अनयूज फंड्स ही वो रह गए और कहीं ना कहीं वो लैप्स हो गए। तो लैक ऑफ एंथुसियाज्म इज वन ऑफ द अनदर की रीज़न ड्यू टू विच इट वाज फाउंड। अगेन इट वाज फाउंड कि मतलब तो कहीं ना कहीं हमें फेडरलिज्म का एस्पेक्ट भी हमें जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है कि जो इस
इन सारे एंगल्स में बता रहा है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा प्रॉब्लम दिखता है। इसके बाद अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की गई। द प्रॉब्लम इज दैट कि किसी स्टेट को कुछ करोड़ दे दिया, किसी स्टेट को थोड़ा कम दिया, किसी को थोड़ा ज़्यादा दिया, तो एक प्रॉपर रीज़न के साथ कभी सेंटर नहीं आई है कि किसको कितना दिया जा रहा है और किस बेसिस पे दिया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं ऑन अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट दे हैव डिस्कस्ड कि फाइनेंस जो पैसा उतना आना चाहिए था उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो भी नहीं हो पाया। देन उन्होंने लास्ट में एक और बताया, कोऑर्डिनेशन इशू। इतने मिनिस्ट्रीज, इतने डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं कि कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म एंड लेथार्जी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्केल दिखता है, जिसकी वजह से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो दीज आर सम ऑफ द की रीजन जहाँ पे हमें दिखता है कि क्या क्या होना चाहिए। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि रेशमा सिंह एंड रेशमा शेखर एंड श्रेया त्रिपाठी, इन्होंने अब जो आर्टिकल जिस पे मैंने बताया कि डायलापिडेटेड बिल्डिंग्स और इन सब के बारे में बताया, दे ऑल्सो कोटेड वन थिंग कि नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी कि क्या क्या नॉर्मली कोर्ट्स को करना चाहिए। इस बेसिस पे पहला था कि आपको जो मेन काम करना है नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट कमेटी में, उसमें यह है कि भाई पहली बात तो ईज ऑफ एक्सेस बढ़ाओ। ईज ऑफ एक्सेस इन द सेंस, या फिर आपको ये देखना चाहिए कि कितना इजीली वो कोर्ट्स तक पहुंच सकता है, क्या वो पहुंचने लायक है या नहीं है, उस चीज़ पे बात करने के लिए बोला। या फिर ईज ऑफ एक्सेस बोल सकते हैं या बैरियर फ्री एक्सेस बोल सकते हैं, जिस फॉर्म में भी आपको बोलना है उस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इंफॉर्मेशन ऑफ केसेस। वन पॉइंट आई मिस्ड इन दैट कि इन्हीं जब वो उस आर्टिकल का जिसका मैंने नाम बताया कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और पॉइंट इन्होंने बताया था कि इंफॉर्मेशन सिग्नेज आप प्रोवाइड ही नहीं करते हो कि कौन सा कोर्ट रूम नंबर कौन सा है, या फिर कहाँ पे किस तरह से जाना चाहिए, मेडिएशन हॉल कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे रजिस्ट्री ऑफ केसेस हो रही है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिग्नेज एज अ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो नहीं मिलती है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ केसेस को एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट की तरह लिया गया एंड देखा गया कि किस तरह से उस पर जाया जा सकता है। देन इस तरह के कोर्ट रूम्स की बिल्डिंग के बारे में बात हुई, और एटलीस्ट डिजिटल फैसिलिटी को रिवैम्प या फिर अपग्रेड किया जाए। इन सारे पॉइंट्स पे नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी ने बात की है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि निरंजन साहू, इन्होंने एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट लिया था, जो विद द कोर्ट कि द हार्ड पब्लिक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया में जो रिलेटेड टू जुडिशरी है, दैट शुड बी रिलेटेड टू ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट या ईज ऑफ रीचिंग टू दिस प्लेसेस। ऐसा क्यों बोला उन्होंने एग्जाम्पल लिया गुजरात लोअर कोर्ट्स का, सिक्किम, त्रिपुरा, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली पहुँच ही नहीं पाती एक बार में उन लोअर कोर्ट्स तक जाने के लिए। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी एक बहुत बड़ा रीज़न लिया गया एंड इस फॉर्म में देखा गया कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक करंट स्टेटस वो अच्छा स्टेटस मिला है। सो इस वजह से जब उन्होंने अपना आर्टिकल एंड किया है, रेशमा शेखर एंड आपकी श्रेया त्रिपाठी ने, सो दे हैव स्टेटेड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया शोकेसेस दैट, कि ये दिखाता भी है कि जो करंट स्टेटस है गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, दिस गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज नॉट सक्सेसफुली फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में प्रॉब्लम्स बताए कि
आप कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूटिव को थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है। इसी से रिलेटेड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे चीफ उनसे रिलेटेड कुछ फंक्शंस दिए गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से रिवैम्प किया जाए। उन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो आप एक प्लान बनाओ, आइडेंटिफाई करो लोअर कोर्ट्स के साथ कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए विथ 5 ईयर प्लान प्लस एनुअल प्लान। के अलावा इन्होंने ये भी बोला कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, इस पे थोड़ा वर्क किया जाए और इसको देखा जाए कि इसको कितना जल्दी हम टाइमली हम इनको कंप्लीट कर सकें। देन इन्होंने कहा कि कमेटी फॉर्म करो, देखेंगे जजेस होने चाहिए उस कमेटी में, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होने चाहिए, थर्ड सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, देन आपके पब्लिक वर्क एंड लॉ। इनको भी उस कोऑर्डिनेशन को देखना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है। तो इस कमेटी का फॉर्म ये रहेगा कि एक नेक्सस रहेगा जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का, दे विल इम्प्लीमेंट द ओवरऑल प्रोग्राम। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बताई गई 2021 में, लास्ट ईयर में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे एनवी रमन्ना, उन्होंने एक बॉडी के बारे में बात किया, NJIC, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ना। इसका काम मेनली उन्होंने ये किया कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, एक आइसोलेटेड बॉडी होगी जो जुडिशरी के अंडर ही स्पेसिफिकली रहेगी एंड जुडिशरी के थ्रू काम करेगी। इसमें भले ही एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के, पब्लिक वर्क के, फाइनेंस के, जहाँ जहाँ के भी होने चाहिए, उन सारे डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स रिलेटेड सेक्रेटरी और वो सब उनको इंक्लूड किया जा सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट से भी रिलेटेड लोगों को लिया जाएगा, बट एक सेंट्रलाइज्ड रहेगी, नेशनल लेवल पे रहेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने वाला है। एंड इसके पेट्रन इन चीफ या फिर नेशनल जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बनेंगे NJAI, उसमें जो पैटर्न इन चीफ रहेंगे वो रहेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि नालसा के टाइप में, मतलब एक नालसा टाइप का मॉडल के बारे में बात की गई। नालसा में था कि फ्री लीगल सर्विसेज देना है, इस बॉडी के थ्रू हमें ये करना था कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को जुडिशियरी के थ्रू एग्जीक्यूट करने की बात हो रही थी। नाउ इसमें एक चीज ये थी कि इससे रिलेटेड साहिबाम रॉकी सिंह ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट बताया है, दिस इज अ राइट स्टेप बट इट शुड नॉट वर्क अंडर द गवर्नमेंट बिकॉज इट विल बी लाइक, ये उस तरह से रहेगा कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आपने एक नया टैग, आपने काम वही कर रहे हो, बस एक नया टैगलाइन चिपका दिया। जैसे हम कभी कभार हम एज अ मजाक के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि स्कीम्स का नाम थोड़ा चेंज करके उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ ये अब नया स्कीम है, और बट एक तरह से देखा गया उनके फंक्शंस वैसे ही चल रहे हैं, सेम उसी ढर्रे में, वही उसी ऑपरेशन के थ्रू, वही प्रोग्राम है, उसी मॉडल के थ्रू चल रहा है जो पहले से उन्हीं मॉड्यूल्स के थ्रू चल रहा है जैसे कि पहले चल रहा था। तो साहिबाम रॉकी सिंह ने इससे रिलेटेड बताया कि ये गवर्नमेंट के अंडर तो आप मत डालो, इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक। इज दैट कि NJIC अभी भी एज अ चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया ने उस टाइम बताया तो, प्रपोज तो किया, बट आज तक ये ऑपरेशनल हुआ नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं मे बी शायद एग्जीक्यूटिव ब्लॉकेज है या जो भी है, बट ये प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड इससे NJIC में या फिर ओवरऑल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो वैसा का वैसा ही रह जा रहा है। नाउ
अगर इससे रिलेटेड अगर आपको एक और कोड एज अ कंक्लूजन में ऐड करना है, कहीं पे ओवरऑल वे में दिखाना है, जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं NJIC के बारे में बता सकते हो। बट अगर नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल फॉर्म की बारे में बात करें, it has a clear cut line there they have said कि the prerequisite of pendency of cases in India should be court infrastructure, better court infrastructure। तो better court infrastructure ज़रूरी है अगर हमें कोर्ट मतलब पेंडेंसी जो करेंटली हमारे इंडिया में जो हम फेस उसको अगर हटाना है। एंड इट्स नॉट अ मतलब कहीं का वो नहीं है, जस्टिस की प्रॉपर वेबसाइट से ये लाइन ली गई है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स के लिए। इसके अलावा और क्या क्या वे फॉरवर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप लिख सकते हो, तो ये अपने आप में थोड़ा और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर वे फॉरवर्ड के बारे में और सारी चीज़ें सोची जाए या किस तरह से सोची जाए, ताकि ये एक अपने आप में बताए कि हाँ things need to be formalized and things need to be rechecked again and again। best part should चीज़ तो ऑडिट ऑफ स्कीम्स होना चाहिए, क्या कितना अनयूज फंड तरह से हो रहा है, किस लेवल पे थ्रू बताया कि कोर्ट का इस चीज में ये बताया गया कि नीति आयोग ने अभी रिसेंटली एक गाइडलाइन दिया था, कोई थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस तरह से नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी वो के लिए न्यूट्रिशन उससे रिलेटेड आप चीज को यूज करने की कोशिश करें। मतलब अगर जुडिशरी के लिए दिए मूव करने के लिए कुछ पैसा दिया गया एंड स्टेट की पेंडेंट लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, और अगर ने लाने के लिए मतलब अब वो मतलब जजेस को लाने के लिए अगर उसके लिए अलग से वैकेंसी फिल करने के लिए उन्होंने 80 करोड़ दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ हेल्प स्टेट गवर्नमेंट उस रिलेटेड अगर hope you liked it, subscribe